नमस्कार बच्चों। आज हम लेसन इकोनॉमिक्स का 5वां लेसन गरीबी चलाएंगे, जिसमें गरीबी का अर्थ सुन के ही हम लोगों को समझ में आता है कि गरीबी क्या है। अब यहाँ पर हमें गरीबी का अर्थ समझना है और गरीबी का स्वरूप समझना है। दूसरा कि तुम्हारे लेसन में कई वस्तुएं, कई क्वेश्चन काट दिए गए हैं, यानी पूरा लेसन कंपलसरी आपको याद करना है और तैयार करना है, पूरी उसकी नोट्स बनानी है। आज हम गरीबी का अर्थ समझने के लिए उसकी प्रस्तावना को ध्यान में रखेंगे कि गरीबी है क्या। और आप लोग अभी कोरोना के कारण सब देख ही रहे हैं कि सबकी परिस्थिति कैसी हो गई है। किसी को खाना पीना नहीं मिल रहा है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके कारण गरीबी का प्रमाण देखने को मिलता है। पर ऐसा नहीं है। हमारे इकोनॉमिक्स में भाषा में ऐसा है कि जिस समाज में या कोई वर्ग में मूलभूत न्यूनतम आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकता, वो सब गरीब है। और ये विकासशील और विकसित दोनों देशों में पाई जाती है। यहाँ पर विकासशील यानी जिस देश का विकास हो रहा है ऐसा देश यानी विकासशील, और जिस देश का विकास हो चुका है वो विकसित देश यानी विकसित देशों में नई नई टेक्नोलॉजी अपनाई जाती है, जबकि विकासशील में मानव कार्य करता है, वो आर्थिक विकास को वृद्धि देता है, यानी मानव साध्य बन जाता है। यहाँ पर अधिकांश विकासशील देश में जहाँ प्रति व्यक्ति आय का प्रमाण और निजी आय और आय का असमान वितरण देखने को मिलता है। अब प्रति व्यक्ति आय हमने दूसरे लेसन में पढ़ा है कि देश की कुल राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो औसत आय प्राप्त होती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ये सब प्रति व्यक्ति यानी जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं, देश की कुल जनसंख्या, उनकी आय, यानी वो पूरा टोटल करे तो जो देश की आय होती है वहाँ पर जितने व्यक्ति ने कार्य करा वो संख्या को भाग देते हैं, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जो हर एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त होगा तो देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी, पर कहीं लोगों को आय प्राप्त ना, रोजगार प्राप्त ना हो तो व्यक्ति की उसकी गणना की जाती नहीं है, क्योंकि उसके लिए आंकड़े निश्चित किए जाते हैं। यहाँ पर हमें हर एक व्यक्ति का अच्छा जीवन जीने के लिए, हमारे गरीबी ना हो ऐसे लोगों के लिए क्या चीज़ आवश्यकता है? हमारी 3 आवश्यकता है। कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। जो ये तीनों आवश्यकताएं हमें प्राप्त हो तो व्यक्ति गरीब नहीं है। ये जो मौज शौक सुख सुविधा वाली वस्तुएं है वो हमारी आवश्यकता नहीं है, पर हमारे शौक है, उसको पूरा करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। और आवास, जो दूसरी तरफ धनी और समृद्ध वर्ग ऊंची आय के साथ ऊंचा जीवन जीता है। गरीब व्यक्ति को 3 ही जरूरियात है, जबकि धनिक व्यक्ति को अपने मौज शौक के विलास की जरूरियात पड़ती है। जितने पास उनके पास अधिक आय प्राप्त होती है, उनकी अधिक जीवन स्तर ऊंचा रहता है। और इसके कारण क्या होता है कि दिखाई देने वाली आर्थिक असमानता, जो धनिक व्यक्ति अधिक धनवान बनता जाता है, गरीब व्यक्ति अधिक गरीब बनता जाता है, और जिसके कारण आय की असमानता देखने को मिलती है। और आर्थिक असमानता के कारण समाज में कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। ये परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि आर्थिक समस्या असमानता के कारण समाज में होने वाले प्रश्न लिखो, जिसमें असंतोष, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष की भावना एवं वर्ग विग्रह जैसी परिस्थिति देखने को मिलती है। मानव विकास अहवाल 1997 के अनुसार आर्थिक विकास एक साधन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आर्थिक विकास यानी हर एक सुविधा प्राप्त करना, वो विकसित देशों में देखी जाती है। वहाँ पर नई नई टेक्नोलॉजी, पर वो टेक्नोलॉजी लाया कौन? व्यक्ति, मानव लाया। और जबकि विकासशील देश में क्या कर रहे हैं? मानव वो प्रयत्न कर रहा है नए नए सुधार लाने के लिए, यानी मानव साध्य है। वहां पर मानव ने नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए नए साधन बनाए हैं, जिसके कारण व्यक्ति आराम से सुविधाएं प्राप्त कर सकता है। और कई बार ऐसा होता है
कि आर्थिक विकास के साथ गरीबी में भी तेजी में कमी आती है, पर ये सोचने वाली बात है, ये अपेक्षित है, कोई निश्चित नहीं है। जब तक समाज में ये आय की असमानता रहेगी तो गरीबी के कमी न हो तो आर्थिक विकास भी सही अर्थ में एक विकास नहीं कहा जा सकता है। हर एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो ऐसा निश्चित नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी सुविधा प्राप्त नहीं कर सकता है, तो जिसके कारण क्या होगा कि वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, शिक्षण का स्तर कम होगा, जिसके कारण वो पढ़ सकता नहीं है, उसका जीवन स्तर नीचा होगा, जिसके कारण वो गरीब है। हम एक ही क्लास में बैठते हैं, वहाँ पर दो वर्ग होते हैं, एक होशियार और थोड़ा डल स्टूडेंट। अब दोनों स्टूडेंट में फर्क क्या है? वो डल स्टूडेंट क्या करेगा, कोई पूछेगा तो जवाब देगा नहीं, अपनी बात बताएगा नहीं, पर होशियार स्टूडेंट तुरंत हाथ ऊंचा करेगा, मार्क्स आएगा तो सामने से बताएगा। पर ये असमानता, यानी जो वीक स्टूडेंट है उसको देखने के लिए ये तो ऐसा ही स्टूडेंट है, उसके लिए वो जो भी बच्चे वो क्या करते हैं, बोलने से संकुचित दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर आयोजन काल दौरान 1950 के बाद आयोजन काल की शुरुआत हुई। 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई, जिसमें ऐसा कहा गया कि व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को रोजगार प्राप्त हो, ऐसे प्रयत्न किए गए जिसके कारण गरीबी हम दूर कर सके। इसके लिए पर वो लक्ष्यांक अभी तक सिद्ध कमी दिखाई दी। अब हमें गरीबी का अर्थ समझना है। आपकी स्क्रीन पर भी गरीबी की परिभाषा दी है। जब समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन की आवश्यकता को संतुष्ट नहीं कर सकता, उस परिस्थिति को गरीब कहते हैं। टेक्स्ट बुक में आपके 48 नंबर पेज पे अंडरलाइन करना, ये गरीबी की परिभाषा है। यदि समाज का एक बड़ा वर्ग न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे जीवन स्तर से युक्त हो तो समाज में व्यापक गरीबी ऐसा कहा जा सकता है। और विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी का अर्थघटन करने का प्रयास भी हुआ है, परंतु गरीबी एक सापेक्ष संकल्पना है। यानी गरीबी का ये प्रश्न है, गरीबी का ख्याल कैसा है, तो आपको क्या जवाब लिखना है? सापेक्ष। ये एमसीक्यू अर्थात वन वर्ड आंसर में आता है। अब उसके लिए 3 शब्द है, समय, स्थान और समाज में बदलता रहता है। सबका समय समान रहता नहीं है, कभी गरीब व्यक्ति भी मेहनत करे तो धनिक बन सकता है। और गरीब के अधिकांश अर्थघटनों में समाज में एक औसत जीवन स्तर को ध्यान में रखकर समाज में प्रवर्तमान असमानता को दर्शाया जाता है, जिसे विकसित और विकासशील देश की गरीबी निश्चित करने के स्तर पर अंतर देखने को मिलता है। मैंने शुरुआत में आपको विकसित और विकासशील की परिभाषा बताई और कहा कि उन ऐसे देशों में भी गरीबी देखने को मिलती, पर उसमें अलग रूप से गरीबी देखने को मिलती है। आपकी स्क्रीन पर भी देखो, नीचे 2 प्रकार दिए हुए हैं, गरीबी की परंपरागत अर्थ यानी आय रूपी गरीबी, और दूसरा है गरीबी का आधुनिक अर्थ यानी गैर आय रूपी गरीबी। यहाँ पर उसको 2 भाग में बांट दिया गया है और ये प्रश्न भी परीक्षा में आता है, गरीबी आधुनिक अभिगम समझाओ। ये विधान समझाना होता है आपको कि गरीबी की आय रूपी दृष्टिकोण से जीवन में जीने के लिए आवश्यक चीज वस्तु और सेवा की खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च को न्यूनतम स्तर यानी गरीबी रेखा। कोई आय निश्चित की जाती है और जिसके कारण गरीबी रेखा यानी निश्चित किए गए आय और खर्च को न्यूनतम से भी कम आय प्राप्त करना या खर्च करने वाले आय को वर्ग को गरीब कहा जाता है। जितनी आय निश्चित करे उससे भी कम आय हो वो सब व्यक्ति गरीब है। अनुसार वो गरीबी एक अभाव की स्थिति है, वो भी एक अंडरलाइन कर देना। परीक्षा में प्रश्न है कि गरीबी की स्थिति कैसी है, तो यानी अभाव की परिस्थिति दर्शाता है। भारत में गरीबी रेखा के लिए आवश्यक निश्चय न्यूनतम कैलोरी प्राप्त हुई, अधिक से अधिक 2400 कैलोरी और कम से कम 2100 कैलोरी पूरे एक दिन की प्राप्त होनी चाहिए। न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में रखा जाता है, परंतु इस पद्धति के निश्चित हुए गरीबी रेखा की मर्यादा वो यह है कि वो यह अप्राप्य भोजन यानी भूखमरे की स्थिति को दर्शानी, यह भी प्राप्त कर सकते नहीं।
और गरीबी सिर्फ भूखमरे की स्थिति नहीं है। न्यूनतम औसत जीवन स्तर की संकल्पना को भोजन की अतिरिक्त अन्य बात जैसे कि कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पीने का पानी, शुद्ध पानी इत्यादि आधारभूत सुविधा भी प्राप्त होती नहीं है। और इसके गरीबी आधुनिक अभिगम के रूप में गैर आयरूपी गरीबी का ख्याल भी अधिक महत्वपूर्ण बना है। आधुनिक अर्थशास्त्री के मत अनुसार आय रूपी गरीबी वो गरीबी का एक महत्व पहलू है, परंतु उसके मानव जीवन एक छोटे से हिस्से का ख्याल आता है कि कार्य करने तथा पसंदगी के लिए जो स्वतंत्रता धनी लोगों के पास उपलब्ध होती है वो गरीबों के पास नहीं होती। और इसी संदर्भ में गरीबी की पूर्ण संकल्पना प्राप्त करने के लिए सिर्फ आय को संदर्भ में वंचितता का विचार करते हुए भी मानव जीवन का विकास हेतु आवश्यक बात में शिक्षा, दीर्घ आयु एवं स्वास्थ्य का ऊंचा जीवन स्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसरों को भी उपलब्ध पसंदगी तथा स्वाभिमान के साथ गौरवपूर्ण जीवन विचार होना चाहिए। हमारे यूएनडीपी हमने सेकंड लेसन में पढ़ चुके कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम को ये परीक्षा में फुल फॉर्म आता है, आपको ध्यान रखना है। मानव विकास अहवाल या मानव विकासांक HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और मानव विकास गरीबी आंक यानी HPI, इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछा जाता है। ह्यूमन प्रॉपर्टी इंडेक्स, ध्यान रखना बच्चों, गणना की मुख्य 3 बातें। साक्षरता, साक्षरता यानी क्या, पढ़ा लिखा व्यक्ति, कि भारत में 1991 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसी जनसंख्या को प्रतिशत में साक्षरता कही जाती है। जिससे शिक्षा के लिए साक्षरता दर एवं पंजीकृत दर, स्वास्थ्य के लिए जन्म के समय अपेक्षित आयु और अच्छा जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन का समावेश किया जाता है। यह था गरीबी का अर्थ और उसके 2 भाग में बांट दिया गया, आय रूपी और गैर आय रूपी। अब हमें सीखना है गरीबी का स्वरूप। गरीबी के 2 स्वरूप है कि निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। आज हम निरपेक्ष गरीबी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि गरीबी की संकल्पना को अधिक से अधिक अच्छी तरह से समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने गरीबी को उसके स्वरूप के आधार पर 2 भाग में विभाजित कर दिया, निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी। गरीबी रेखा से कम आय या खर्च वाले वर्ग को निरपेक्ष गरीबी यानी संपूर्ण गरीबी भी कही जाती है। निरपेक्ष गरीबी का दूसरा नाम है संपूर्ण गरीबी। जीवन की न्यूनतम आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तु और सेवा को खरीदने के लिए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। इस गरीबी रेखा को कम आय या खर्च वाला वर्ग यानी निरपेक्ष गरीब कहलाता है। निरपेक्ष गरीबी यानी संपूर्ण गरीबी, अंडरलाइन करना वहां पर। और निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना का अर्थतंत्र में गरीबी रेखा अर्थतंत्र में जीने वाले निश्चित वर्ग को निर्धारित कर सकते हैं और इसी विषय पर गरीबी वर्ग को गरीबी घटाने के लक्ष्यांक के आधारित निश्चित प्रकार की नीतियां भी बनाई गई है। गरीबी की रेखा गरीबी के निरपेक्ष स्तर को अंदाज प्राप्त करने के लिए अनाज, दाल, दूध, मक्खन इत्यादि न्यूनतम भौतिक प्रमाण में जीवन निर्वाह के लिए जरूरी है। ये सब जरूरी है और यह प्रति व्यक्ति न्यूनतम उपभोग खर्च गरीबी रेखा यानी निश्चित करने के लिए आयोजन की शुरुआत करी, वहां पर अंडरलाइन करना। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति दैनिक 2400 कैलोरी और शहर के लिए दैनिक 2100 कैलोरी निश्चित की गई है। दिन में इतना खुराक तो व्यक्ति को लेना ही है। और इसी शहर के 2100 और इसी पद्धति के आयोजन पंच द्वारा 1969 में मंजूर किया गया और 1960-61 की कीमतों के आधार पर मानवकरण यानी 20 मासिक प्रति व्यक्ति निश्चित किया गया। दांडेकर और वहां पर अंडरलाइन करना, दांडेकर और रथ इस कार्य पद्धति के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
1960-61 के आधार पर कीमत 15 मासिक प्रति व्यक्ति और शहरी क्षेत्र के लिए 22.5 मासिक प्रति व्यक्ति निश्चित किया गया है। उसके बाद योजना आयोग के द्वारा प्रो डी लाकड़ावाला की अध्यक्षता में निश्चित किए गए विशेष समूह के वर्ष में 1993 से 1973-74 के आधार पर कीमत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 49 और शहरी क्षेत्रों के लिए 57 मासिक प्रति व्यक्ति खर्च का अनुमान करा है। अब गरीबी रेखा की गणना करने की पद्धति। ऐसे गरीबी रेखा की गणना करने की 3 पद्धतियां हैं कि तीन पद्धतियां यहाँ पर हमें समझनी है कि सिर्फ कैलोरी का उपभोग यानी खाली कैलोरी से व्यक्ति गरीब है ऐसा निश्चित कहा जाता नहीं है। उसका जीवन स्तर कैसा है वो भी ध्यान में रखना चाहिए। उसको दूसरी सुविधाएं प्राप्त है कि नहीं वो भी देखनी चाहिए यहाँ पर। परंतु गरीबी एक आर्थिक परिस्थिति है और भूख एक शारीरिक परिस्थिति है। जीवन को जीने के लिए खाना जरूरी है तो ही हमारा शरीर चालू रहता है। और गुणवत्ता न्यूनतम स्तर पर निश्चित करने के लिए उसका जीवन जरूरी सुविधा यानी पौष्टिक एवं संतुलित आहार, बिजली, रसोई, ईंधन, कपड़ा, शिक्षा पर किया गया खर्च, आवास इत्यादि बातों का समावेश होना चाहिए। इस संदर्भ में गरीबी मापन की पद्धति को पुनः रचना करने के लिए प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने अध्यक्ष वाली समिति का अहवाल रजू किया जो 2009 में सरकार को सौंप दिया। समिति ने गरीबी रेखा को निश्चित करने की नई कार्य पद्धति निश्चित की जिससे कैलोरी के उपभोग हेतु आवश्यक खर्च के अतिरिक्त शिक्षा एवं स्वास्थ्य हेतु खर्च का भी समावेश किया है। हमने दूसरे लेसन में पढ़ चुके कि 10 पॉइंट ऐसे कि व्यक्ति की जीवन की जरूरियात के लिए उपयोग है। इसी कई नई पद्धति के अनुसार 2011-12 में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग खर्च ग्रामीण क्षेत्र के लिए 816 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 गरीबी रेखा के लिए निश्चित किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरपेक्ष गरीबी निश्चित करने के लिए गरीबी रेखा सामान्य रूप से किसी एक के दौरान वयस्क आयु व्यक्ति द्वारा उपभोग के लिए आवश्यक संसाधनों खर्च द्वारा निश्चित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा दौरान औसत वयस्क आयु व्यक्ति द्वारा उपभोग के लिए आवश्यक संशोधन हेतु खर्च को निश्चित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा निर्धारण विश्व बैंक द्वारा, वहां पर अंडरलाइन करना कि 2005 में श्रम क्रय शक्ति पीपीपी के आधार पर दैनिक परचेसिंग पावर प्रोएटी और दैनिक $1.25 निश्चित किया है जो वर्ष 2019 में 1990 में $1 था और 2015 में वो दैनिक $1.90 निश्चित किया था। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा की मदद से अलग अलग देशों में ही एक मापदंड द्वारा निरपेक्ष गरीबी की तुलना की जाती है। यहाँ पर भारत में निरपेक्ष गरीबी का प्रमाण समझना है वो आगे के लेक्चर में सेशन में हम समझेंगे।